आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाने का सीएम केजरीवाल का दांव उल्टा पड़ गया है। संविधान विशेषज्ञों के मुताबिक दिल्ली में उपचुनाव हो सकते हैं। आपके 21 विधायकों की सदस्यता खतरे में है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में दिल्ली सरकार का बिल खारिज होने पर केजरीवाल ने राष्ट्रपति पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी ने इसे केजरीवाल की बौखलाहट बताया। राष्ट्रपति निर्णय नहीं लेते, ये कहने की बात है। राष्ट्रपति तक तो शायद फाइल भी नहीं जाती हो। ये राष्ट्रपति के नाम से सारा काम होता है। ये निर्णय MHA का लिया हुआ है, होम मिनिस्ट्री ने निर्णय लिया है। राष्ट्रपति के पास तो शायद फाइल भी नहीं जाती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की बौखलाहट हिंदुस्तान के सामने आई है, ये हम सब देख रहे हैं। इस मामले में मैं नहीं समझता कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल केस बनता है या कोई राहत उन्हें मिल सकती है। राजनीति की बात अलग है। केजरीवाल ने 13 मार्च 2015 को आपके 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया। 19 जून 2015 को संसदीय सचिवों की नियुक्ति के खिलाफ वकील प्रशांत पटेल ने राष्ट्रपति से शिकायत की। 24 जून को दिल्ली सरकार ने 21 संसदीय सचिवों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे से बाहर रखने का बिल पास किया। नजीब जंग ने बिल पर दस्तखत करने से इनकार किया। केंद्र से मंजूरी न लेने पर नोट लगाकर राष्ट्रपति के पास भेजा। 13 जून 2015 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली सरकार के बिल को खारिज कर दिया। राष्ट्रपति के फैसले के बाद LG नजीब जंग नोटिफिकेशन जारी करेंगे। चुनाव आयोग 21 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश कर सकता है। कैराना से हिंदू परिवारों के पलायन को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह पलायन पर जारी रिपोर्ट पर कायम है। हुकुम सिंह ने विस्थापित परिवारों की जांच पर सवाल उठाए। बीएसपी प्रमुख मायावती ने यूपी सरकार पर हमला बोला। बीजेपी पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने मुख्य विषय तो छोड़ दिया, इस सूची के पीछे लगे, इसमें कमजोरी है, इसमें मुख्यमंत्री ये बताएंगे इसमें 5 भी परिवार गए, क्यों गए हैं वो। इसकी आड़ में यहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे फिसाद कराने की भी इनकी बहुत बड़ी घिनौनी साजिश थी। हुकुम सिंह ने आज कैराना के कांधला इलाके से भी 63 लोगों के पलायन की लिस्ट जारी की। कैराना से अब तक 346 हिंदू परिवार रंगदारी और गुंडागर्दी की वजह से पलायन कर चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011 में कैराना में 30% हिंदू थे, अब सिर्फ 8% हिंदू हैं। कैराना में हिंदुओं के पलायन पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 4 हफ्तों में यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। जी न्यूज ने सबसे पहले कैराना से घर छोड़ने को मजबूर हिंदू परिवारों की खबर दिखाई थी। सवाल उठ रहे हैं कि कैराना में हिंदू परिवारों का विस्थापन नहीं हुआ, लेकिन उन लोगों ने जी न्यूज को अपना दर्द बताया जो कैराना छोड़कर देश के अलग अलग कोनों में बस गए हैं। कैराना से विस्थापित लोगों का डर बरकरार है। कैमरा देखते ही सिहर जाते हैं। कैराना छोड़ कोटा में बसे मनीष मित्तल एक किराए के घर में रहने को मजबूर है। कैराना का ये परिवार भी सूरत में ऐसी ही जिंदगी जी रहा है। जैसे बिजनेस है सिनेमा का, तो फ्री में फिल्म देखनी मना करो कि बदतमीजी स्टाफ के साथ अपने साथ। तो पुलिस में जैसे गए, उन्होंने कहा जी देख लो जी, अपने हिसाब से हैंडल कर लो। सर जब कैराना छोड़ा तब ऐसे हालात वहाँ थे कि भाई हिंदू लोगों को ज़बरदस्ती अगर हुआ तो भाई भगा दिया जाए या उनकी ज़मीनों पे जायदाद पे कब्जा कर लिया जाए। इनकी डर को नकार यूपी सरकार सिर्फ वेरिफिकेशन की बात कह रही है। कैराना में हाल ही में हिंदू महिला की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। आरोपों के मुताबिक राजनीतिक दबाव में हिंदू महिला से गैंगरेप मामले में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। 2014 में रंगदारी देने से इनकार करने पर मुस्लिम गैंग ने 2 व्यापारियों शंकर और राजू की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। यूपी सरकार की ओर से बनाई गई जांच टीम ने शुरुआती जांच के बाद रोजगार को परिवारों के पलायन की वजह बताया है। चीन के सैनिकों ने फिर भारत की सीमा में घुसपैठ की। सेना ने मुंहतोड़ जवाब देकर चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। अरुणाचल प्रदेश में कामेंग जिले के यंगसे इलाके में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के करीब 250 सैनिक भारतीय सीमा में घुस गए। रक्षा सूत्रों के मुताबिक ये घुसपैठ 9 जून को हुई थी। 4 गुटों में बटे ये सैनिक करीब 3 घंटे तक भारतीय सीमा में रहे। भारतीय सेना के कड़े विरोध के बाद चीन के सैनिक वापस अपनी सीमा में लौटने को मजबूर हुए। पूर्वोत्तर में इस साल चीन के सैनिकों की घुसपैठ का ये पहला मामला है। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सैनिकों के साथ भारतीय जवानों का अक्सर आमना सामना होता रहा है। चीन के साथ भारत का विवाद 64 साल पुराना है। इसका एक बड़ा कारण इंटरनेशनल बॉर्डर तय होना नहीं है। भारत मैकमोहन रेखा को सीमा मानता है, चीन इस रेखा को अवैध मानता है। भारत और चीन के बीच विवादित इलाका 4000 किलोमीटर का है। चीन महज 2000 किलोमीटर के इलाके को विवादित मानता है।
ये घुसपैठ ऐसे वक्त हुई है जब भारत एनएसजी यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने एक बार फिर भारत में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। वैष्णो देवी यात्रा पर भी आतंकियों की नजर है। खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि अमेरिका के ऑरलैंडो में हुए आतंकी हमले की तर्ज पर भारत में भी बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। आईएसआईएस से प्रभावित होने वाले जिहादी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें गृह सचिव, रॉ के अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख शामिल थे। बैठक में ये भी आशंका जताई गई है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई जम्मू कश्मीर में लश्कर की मदद से किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है। साथ ही वैष्णो देवी की यात्रा को भी निशाना बनाया जा सकता है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे खुद के पास अटैक होने के बाद जो है पूरे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे सिक्योरिटी जो है वो टाइट कर दी गई है। जगह जगह सिक्योरिटी नाके लगा दिए गए हैं, सिक्योरिटी पिकेट्स जो हैं उनको स्ट्रेंथन कर दिया गया है और इसमें जो है सीआरपीएफ के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना के जवान पूरे 300 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे इस समय जो है वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। शनिवार को कटरा के पास झज्जर कोटली से एक बैग में सेना की वर्दी और जूते मिलने से सुरक्षा बलों में हड़कंप है। सुरक्षा एजेंसियों ने कटरा और आसपास के क्षेत्रों में रेड अलर्ट भी जारी कर रखा है। आज सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के त्राल में छापेमारी के दौरान हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के ठिकाने से हथियारों का जखीरा बरामद किया है। मुंबई से सटे कल्याण में खराब पानी पीने से 200 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। 43 लोगों की हालत गंभीर है। घटना शनिवार दोपहर की है, जब खड़वली नदी के पास बने कुएं का पानी पीने से कुछ गांव के लोग बीमार हो गए। जब आंकड़ा 200 तक पहुंच गया तो लोगों के हाथ पांव फूल गए। सभी को उल्टी, चक्कर और सिर दर्द की शिकायत के बाद ठाणे, कल्याण और भिवंडी के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कई की हालत गंभीर है। प्रशासन ने पानी का सैंपल जाँच के लिए भेज दिया है। साथ में लोगों को क्लोरीन भी बांटा गया है। आने के बाद उनके ऊपर उपचार किया तो अभी तक 205 पेशेंट हमारे यहाँ हुए हैं और उसमें से 43 पेशेंट को हमने ट्रांसफर कर दिया यहाँ से। विदाउट फिल्टर ए प्लांट है। ये कुएं के अंदर जो पानी आता है उसके अंदर TCL पाउडर डाली जाती है और वो ही पानी सब लोग को पीने के लिए यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठाणे में शाहपुर के भादसा डैम की खड़वली नदी का पानी करीब 100 से ज्यादा अधिक गाँव तक पहुँचता है। खड़वली नदी के पास करीब 27 ऐसे गांव हैं जो पिछले 40 वर्षों से बिना फिल्टर किए सीधा नदी का पानी पीते हैं। बीमार होने वालों में खड़वली, नंदगांव, चिंचोली, जरी गांव समेत दर्जनों गांव के लोग भी शामिल हैं। गांव वालों के मुताबिक नदी के किनारे कई कंपनियां हैं जिसमें जहरीला केमिकल निकलता है, जिससे पानी गंदा हो गया है। मोदी पल्ली वेंकट नाम के एक शख्स ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से ट्विटर पर फ्रिज ठीक करवाने की अपील की। सुषमा स्वराज ने जवाब भी दिया। मोदी पल्ली वेंकट ने सुषमा स्वराज और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान को टैग करते हुए ट्वीट किया। लिखा, सैमसंग कंपनी ने मुझे खराब फ्रिज बेचा है और अब वो इसे बदलने को तैयार नहीं है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जवाब दिया, भाई मैं फ्रिज के मामले में आपकी मदद नहीं कर सकती। मैं मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने में व्यस्त हूँ। सुषमा स्वराज विदेशों में फंसे भारतीयों की मदद करने के लिए मशहूर हैं। ऐसे में मोदी पल्ली वेंकट ने भी उनसे फ्रिज के लिए मदद मांग ली। जब भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने सुषमा से कोच का पासपोर्ट जर्मनी में खोने पर मदद मांगी, उन्होंने मदद की। दुबई में कुछ लड़कियां बंधक थी। एक ट्वीट पर सुषमा ने दूतावास से संपर्क किया, लड़कियों को छुड़वाया। जयपुर में पाकिस्तानी हिंदू लड़की मशल को मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में दाखिले की समस्या दूर करने का भरोसा दिया। सऊदी में समुद्री डाकुओं के चंगुल में फंसे वाराणसी के आकाश ने ट्विटर पर मदद मांगी, सुषमा ने मदद की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ट्विटर पर दुनिया की सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाली महिला नेता हैं। सुषमा को ट्विटर पर 52 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। चेन्नई के एक स्कूल में छात्र और छात्राओं को क्लासरूम में अलग अलग बिठाने का विरोध शुरू हो गया। मामला पेम्बूर के एक निजी स्कूल का है। स्कूल मैनेजमेंट की दलील है कि छात्र छात्राओं को एक दूसरे के लिए आकर्षित होने से रोकने के लिए फैसला लिया गया। जब अभिभावकों को मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने इसका विरोध किया। मैनेजमेंट से फौरन व्यवस्था बदलने की मांग की। So please leave us the same way that was happened earlier. We want to implement that new system for the girls so that they will equip themselves. They will become better citizens. इससे पहले भी कई स्कूलों में छात्र छात्राओं को अलग बिठाने के मामले सामने आ चुके हैं।
जनवरी 2015 में पुणे में कल्याणी नगर में स्कूल में क्लास 7 के बाद छात्र छात्राओं को अलग बैठाने का फैसला किया गया। अभिभावकों के विरोध के बाद स्कूल मैनेजमेंट को फैसला वापस लेना पड़ा। जून 2013 में बेंगलुरु के एक स्कूल में क्लास 6 के बाद छात्र छात्राओं को अलग बैठाने का फैसला हुआ। दलील दी गई कि इस व्यवस्था से छात्र छात्राएं एक दूसरे के लिए आकर्षित नहीं होंगे। एनसीईआरटी के मुताबिक देश में 96% स्कूल कोएड है, जहां छात्र और छात्राएं साथ पढ़ते हैं। आतंकी संगठन आईएसआईएस के सरगना अबू बकर अल बगदादी के हवाई हमले में मारे जाने की खबर है। अरबी न्यूज एजेंसी अल अमक का दावा है कि रविवार को अमेरिका की अगुवाई वाली गठबंधन सेना के हवाई हमले में बगदादी की मौत हो गई है। एजेंसी के मुताबिक रक्का में रविवार को रमजान के 5वें दिन हवाई हमले में गठबंधन सेना को ये बड़ी कामयाबी मिली। हालांकि अमेरिका ने अभी बगदादी के मारे जाने की पुष्टि नहीं की है। इससे पहले सितंबर 2014 और अप्रैल 2015 में भी उसकी मौत का दावा किया गया था। अबू मुसाब अल जरकावी की मौत के बाद बगदादी को आईएसआईएस की कमान मिली थी। 29 जून 2014 को बगदादी ने खुद को इस्लामिक स्टेट का खलीफा घोषित किया था। बगदादी 4 साल दक्षिणी इराक के बुक्का में अमेरिकी जेल में रह चुका था। अमेरिकी जेल से उसे 2009 में रिहा किया गया था। सोमवार को इराकी टीवी ने हवाई हमले में बगदादी के घायल होने का दावा किया था।